तो इस वक्त की बड़ी खबर, लगातार आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक अपडेट्स पहुंचा रहा है। विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर नाम का ऐलान कर दिया गया है मार्गरेट आल्वा। विपक्ष ने उपराष्ट्रपति के तौर पर अपना उम्मीदवार बनाया है। तो मार्गरेट आल्वा को विपक्ष ने अपना उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बनाया है। संयुक्त उम्मीदवार विपक्ष की, जिसमें कुल 19 जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं एक तरीके से, वो साथ आई हैं। कुछ ही देर पहले इसको लेकर जब विपक्ष की तरफ से संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उनकी तरफ से जानकारी दी गई कि 17 ऑपोजिशन पार्टीज ने तो मार्गरेट आल्वा के नाम पर मोहर लगा दी है। 2 ऑपोजिशन पार्टीज जो पहले ही ये सहमति जता चुकी थी कि वो उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के उम्मीदवार का ही साथ देंगी, उनसे मार्गरेट आल्वा के नाम पर सीधे सीधे बातचीत नहीं हुई है, लेकिन कंसेंट उनका भी पहले से विपक्षी दलों के साथ ही है। और ये 2 दल हैं, टीएमसी और आम आदमी पार्टी। तो कौन है मार्गरेट आल्वा, ये भी जान लीजिए। कांग्रेस की नेता हैं, पेशे से वकील हैं मार्गरेट आल्वा। कर्नाटक के मैंगलोर में जन्मी हैं। 2009 से 2012 तक राजस्थान की पहली महिला राज्यपाल रहने का गौरव उन्हें हासिल है। 1974 से 2004 तक 5 बार सांसद रही हैं मार्गरेट आल्वा। 4 राज्यों की राज्यपाल मार्गरेट आल्वा रही हैं, जिसमें राजस्थान, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं कि वहां की पहली महिला राज्यपाल बनने का उनको गौरव हासिल है। इसके अलावा गोवा, गुजरात और उत्तराखंड की भी वो राज्यपाल रह चुकी हैं। और इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे 4 सहयोगी मौजूद हैं हमारे साथ एबीपी न्यूज पर। आप देख सकते हैं आशीष कुमार सिंह, विकास भदौरिया, जैनेंद्र और रविकांत हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं आशीष कुमार सिंह के पास और समझते हैं आशीष कुमार सिंह से संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर विपक्ष की तरफ से मार्गरेट आल्वा के नाम के ऐलान का मतलब क्या है। आशीष, देखिए, मैं जैसा पहले कह रहा था रोमाना आपको कि ऑपोजिशन के तमाम लीडर्स से जो मेरी बात हुई, उनको भी ये पता था कि आंकड़े उनके पास नहीं है। पहले तो ये हमें अंडरलाइन कर देना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद उनका कहना है कि ये प्रिंसिपल्स की लड़ाई है और उस लड़ाई को लड़ने के लिए वॉकओवर नहीं देंगे। और इस वजह से ये बड़ी चुनौती थी उनके सामने कि जगदीप धनखड़ जैसे मंजे हुए राजनेता के सामने आखिर किसको फील्ड किया जाए, कम से कम चुनौती होते हुए नजर आए। इस वजह से एक ऐसी नेत्री को चुना गया है जो कि कांग्रेस की वरिष्ठतम नेताओं में से एक रही हैं। रिच उनका पॉलिटिकल हिस्ट्री रहा है, निश्चित तौर पर महिला हैं, साउथ इंडिया से आती हैं। और एक और बड़ी गौर करने वाली बात मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहूंगा कि जो उनका टेन्योर था राज्यसभा में, उनके पास चेयर का एक्सपीरियंस है। मुझे लगता है कि इसको बेचने की कोशिश की जाएगी ऑपोजिशन की तरफ से। वो वाइस चेयरमैन थी राज्यसभा की, तो सदन को चलाने का अनुभव भी निश्चित तौर पर उनके पास है। ऐसे में कई काबिलियत ऐसी हैं जिनको लेकर के वो जगदीप धनखड़ के सामने ऑपोजिशन उनको खड़ा करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन आप एक बड़ी महत्वपूर्ण बात को ध्यान दीजिए, तृणमूल कांग्रेस अभी तक साइलेंट है, उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव आया नहीं। तो ये कुछ ऐसी बड़ी महत्वपूर्ण बातें, राजनीतिक चुनौतियां इनके सामने खड़ी हैं, जो उनके सामने न्यूमेरिकली भी, नंबर्स के मुताबिक भी कमजोर विकेट पे खड़ा कर देता है। बिल्कुल, आप जो सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि जैनेंद्र वहीं पर मौजूद थे जहां पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विपक्ष की तरफ से की गई है, जरा जैनेंद्र से ये समझने की कोशिश करते हैं। मुझे लगता है जैनेंद्र अभी बात कर रहे हैं शायद सीताराम येचुरी से। जी जैनेंद्र, किया था नाम यार रोमाना, हम लोग सीताराम येचुरी से ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर टीएमसी का जब समर्थन का दावा किया जा रहा है तो टीएमसी के कोई प्रतिनिधि क्यों नहीं आए। हालांकि जाहिर सी बात है, इस पर कुछ भी बोलने से जो विपक्षी नेता हैं वो बच रहे हैं। वो फिलहाल यही कह रहे हैं कि विपक्ष की तरफ से साझा उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के लिए मार्गरेट आल्वा का नाम तय हुआ है और 17 पार्टियों का समर्थन है। 2 और पार्टियां जो आपने बताया, टीएमसी और आम आदमी पार्टी, उनकी भी सहमति है और वो औपचारिक ऐलान बाद में करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अगर है तो उनके नुमाइंदे, आम आदमी पार्टी तो दिल्ली की पार्टी है, उनके नेता नहीं आए और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से भी कोई नेता बैठक में नहीं पहुंचा। तो इसकी क्या वजह रही, इस पर जवाब देने से फिलहाल विपक्षी नेता जो हैं वो बच रहे हैं। बिल्कुल, रहिए आप मेरे साथ, लौटेंगे आपके पास। सीधे आपको लेकर चलते हैं विकास भदौरिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विकास, आंकड़ों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इस नंबर गेम में जाहिर सी बात है एनडीए के उम्मीदवार साफ तौर पर बाजी मारते हुए नजर आते हैं। लेकिन क्योंकि ये लड़ाई सिद्धांतों की और विपक्ष की तरफ से साफ कर दिया गया था कि साहब वॉक ओवर नहीं देंगे, ऐसे में मार्गरेट आल्वा की उम्मीदवारी के बाद किस तरीके से पूरा चुनाव दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, बिल्कुल जैसा कि आशीष बता रहे थे कि आंकड़े उनके पक्ष में नहीं है, तो दिलचस्पी सिर्फ इतने में रहेगी कि विपक्ष कम से कम ना टूटे,
और वो जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में विपक्ष छूटता नजर आ रहा है, शिवसेना ने समर्थन की घोषणा कर दी है, टीएमसी अभी तक मौन है, वाईएसआर कांग्रेस ने राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन की घोषणा कर दी है, बीजू जनता दल ने घोषणा कर दी है। तो कोशिश ये होगी समूचे विपक्ष की कि विपक्ष कम से कम उपराष्ट्रपति के चुनाव में एक साथ हो जाए, एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए, ताकि अगली लड़ाई के लिए वो तैयार हो सकें और यहाँ पर जो छोटे मोटे मतभेद हैं उनको दूर कर सकें। तो कोशिश यही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आंकड़े जो है वो सरकार के साथ हैं, उपराष्ट्रपति को एक तरह से जीतना तय है, लेकिन उसके बावजूद जो साझा विपक्ष है उसकी कोशिश है कि सबको एक साथ रखा जा सके। हालांकि अभी टीएमसी की चुप्पी जो है वो काफ़ी चौंकाने वाली है, लेकिन वो राष्ट्रपति चुनाव के लिए होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए उसकी चुप्पी अब तक क्यों है ये समझना होगा। तो देखिए, यूपीए की तरफ से मार्गरेट आल्वा को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। इसका ऐलान अब से कुछ देर पहले जो कर दिया गया है, वही एनडीए के प्रत्याशी हैं उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़। उनका परिवार जीत को लेकर जगदीप धनखड़ की पूरी तरीके से आश्वस्त है। आपको दिखाते हैं जगदीप धनखड़ के गांव से एबीपी न्यूज संवाददाता मनीष शर्मा की खास रिपोर्ट। मैं इस वक्त जगदीप धनखड़ के किठाना गांव में पुश्तैनी मकान में हूं। आप देख सकते हैं ये तमाम गांव के लोग हैं, इनमें परिवार के लोग भी शामिल हैं। खुशियां मनाई जा रही हैं, माहौल जश्न का है, क्योंकि किठाना गांव अब देश के एक मानचित्र पर बड़ा नाम हो गया है। जगदीप धनखड़ 9 फरवरी 2022 को इस घर में आए थे, कुछ घंटों के लिए रुके थे क्योंकि गांव में एक शादी समारोह में वो शामिल होने आए थे। लेकिन उनकी पत्नी जो यहाँ पर आई थी इसी महीने 9 तारीख को, तब यहाँ पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक राष्ट्रीय बैठक चल रही थी और संघ के तकरीबन 3 दर्जन से ज़्यादा पदाधिकारी यहाँ पर आए थे। उनके लिए दोपहर के भोजन का इंतजाम किया गया था। तब राज्यपाल जो अभी इस समय है पश्चिमी बंगाल के, जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी यहाँ आई थी। मेरे साथ धनखड़ जी के एक रिश्तेदार हैं कृष्ण जी। कृष्ण जी, क्या रिश्ता लगता है आपका? मेरे चाचा जी लगते हैं। चाचा जी लगते हैं। हाँ। तो ये बताएं कि गांव में कब आए आखिरी बार जगदीप जी? 16 फरवरी को आए थे शादी में। 16 फरवरी। हाँ जी। और कितनी देर रुके थे? पूरे दिन भर रुके थे जी। आपकी बातचीत हुई कोई? हाँ हुई थी ना। तो आप लोगों को यकीन था कि ऐसा इतने बड़े पद तक पहुंचेंगे? यकीन तो था कुछ। हाँ, लेकिन ये उम्मीद थोड़ी हाँ राष्ट्रपति बन हाँ जाएंगे, हाँ बन रहे हैं। हाँ, ये कमी थी जी। अच्छा, ये अभी उनकी पत्नी आई थी सुदेश जी, वो कौन सी तारीख की बात है? ये 9-10 तारीख को यहीं थे। 9-10 तारीख। हाँ। तो क्या था, किनका लंच था यहाँ? ये आरएसएस के पदाधिकारियों का लंच था। ये पूरे लोग जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, ये धनखड़ साहब के परिवार से ही हैं। हरीश, आप क्या लगते हैं? भाई लगता हूँ उनको। आप भी भाई लगते हाँ, हैं? हाँ। तो ये बताएं, कभी बात हो रही है इन दिनों में उनसे? हुई आपकी बातचीत? इन दिनों में नहीं आई हुई। जी। हाँ। कब हुई थी आपकी बातचीत? उनसे तो कई दिन हो गए, और वो आई थी मैडम उनकी, उनसे हुई थी 9-10 तारीख को। तो आप यहीं थे? हाँ, यहीं। तो क्या खाना वाना रखा गया? खाना वाना, खीर चूरमा और यहाँ की सादा खाना। सादा खाना। हाँ। कैसा माहौल है अभी गांव में? खूब खुशी का माहौल है, दीपावली जैसा माहौल था। रात को पूरे सबके अच्छी तरह से पटाखे वटाखे चल रहे थे, मिठाइयाँ कल से चल रही है, शाम से ये ना पता चलते ही गांव में खुशी का माहौल है। अक्सर आते हैं धनखड़ और अपने गांव के लोगों से खेती बाड़ी और उनकी राजी खुशी को लेकर बातचीत करते रहते हैं। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, झुंझुनू। और इस सब के बीच जो विपक्ष ने मार्गरेट आल्वा के नाम पर मोहर लगा दी है उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर, उसी को लेकर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से एबीपी न्यूज संवाददाता की खास बातचीत दिखाते हैं। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए मार्गरेट आल्वा का नाम जो डिसाइड किया आप लोगों ने, क्या इसके पीछे आप लोगों की सोच रही और क्या और भी विकल्प थे? नहीं, ये अच्छी कैंडिडेट है, महिला है, माइनॉरिटी कैंडिडेट है, जिसको राज्यसभा में एक्सपीरियंस है और केंद्र में मिनिस्टर थी और गवर्नर भी थी, तो इतने सब क्वालिफिकेशन उसके पास है। और मैं समझता हूँ इतना क्वालिफिकेशन वाला कोई उपाध्यक्ष दूसरे उपराष्ट्रपति में कोई भी नहीं है। तो ये एक आखिरी सवाल सर, राष्ट्रपति चुनाव में हमने देखा कि अपोजिशन की यूनिटी टूटती नजर आई, क्या भरोसा है कितनी पार्टियां आपके कैंडिडेट के साथ हैं और क्या बीजेडी और जगन और इन सबको भी लेने की कोशिश करेंगे साथ में? ये देखिए, जो पार्टियां यहाँ पर आए थे कम से कम 15-16 पार्टियां थे और 2 पार्टियां भी इसको जुड़ने वाले हैं।
और वो शरद पवार जी बात कर रहे हैं और 17-18 पार्टी मिल के लड़ेंगे। टीएमसी क्यों नहीं आई सर, इस पर आप लोगों की क्या, इस पर आप अरे ये आप उल्टा बहस करते हो। टीएमसी ममता बनर्जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में है, वो खत्म होते ही पवार साहब को कांटेक्ट करेंगे या पवार साहब उनको कांटेक्ट करेंगे और वो उनका जो भी है वो सपोर्ट करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं। और अलवा जी के साथ मुकाबला कैसा देंगी सर धनखड़ साहब को? मुकाबला होगा, कड़ा मुकाबला होगा? ठीक है, तो नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद कर्नाटक से, कर्नाटक से ही आने वाली कांग्रेस की वरिष्ठ नेता मार्गरेट अल्वा को विपक्ष ने उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया है और यह दावा किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से कि तमाम विपक्षी पार्टियां मार्गरेट अल्वा के साथ नजर आएंगी। होगा ऐसा या नहीं, इसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल 17 पार्टियों ने मार्गरेट अल्वा के समर्थन का ऐलान किया है और इसके अलावा टीएमसी और आम आदमी पार्टी को लेकर यह दावा किया जा रहा है विपक्षी नेताओं की तरफ से कि वो भी साथ आएंगे। आंकड़े का जो खेल है वो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के साथ है और पर्याप्त बहुमत है सत्ता पक्ष के पास, लेकिन कैसी टक्कर मार्गरेट अल्वा दे पाएंगी, विपक्ष के कितनी पार्टियां इनके साथ खड़ी नजर आएंगी, यही इस मुकाबले में देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन मोहित कासले के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। देखिए, अभी जो विपक्षी दल है बस उनकी रणनीति इतनी भर है इस उपराष्ट्रपति चुनाव में वो ना हो जो राष्ट्रपति चुनाव में हो गया। मतलब जो विपक्षी एकता है वो तितर बितर होती हुई जो नजर आई, उपराष्ट्रपति चुनाव में कम से कम ये ना हो विपक्षी दल जो है वो एक साथ मजबूती से खड़े हुए नजर आए। अगर ऐसा होता भी है तो भी नंबर गेम में बीजेपी एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार हैं जगदीप धनखड़ वो पूरी तरीके से कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रहे हैं और इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं आशीष कुमार सिंह, विकास भदौरिया। अब आपको सीधे लेकर चलेंगे राजस्थान, जहां से मनीष शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और मनीष से समझते हैं कि नंबर्स क्योंकि पूरी तरीके से एनडीए के उम्मीदवार के साथ, इसी वजह से अब से कुछ देर पहले आपकी रिपोर्ट दिखा रहे थे हम जगदीप धनखड़ साहब के गांव से, वहां पर तो लग रहा है अभी से जीत का जश्न मनना शुरू हो गया है। लड्डू वड्डू खाकर आए ना मनीष? जी बिल्कुल रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है। लड्डुओं का यह सिलसिला कल रात से शुरू हुआ था जब हम जगदीप धनखड़ के जयपुर स्थित घर पर पहुंचे थे, वहां पर भी इसी तरीके का जश्न का माहौल था और उसके बाद जब आज हम उनके गांव पहुंचे हैं तो वहां भी कुछ इसी तरीके का माहौल है। रोमाना, जीत को लेकर संशय बिल्कुल नहीं लग रहा जहां तक जगदीप धनखड़ या एनडीए के प्रत्याशी की जीत की बात है। स्पष्ट बहुमत है एनडीए के पास और उसके साथ सबसे बड़ी बात कि चूंकि जगदीप धनखड़ राजस्थान से ताल्लुक रखते हैं, झुंझुनू में पैदा हुए और एक समुदाय जो जाट समुदाय है जहां आबादी तकरीबन 10% है राजस्थान में जाट समुदाय की, तो ऐसे में ये बहुत ज्यादा अधिक संभावना है कि चाहे वो विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, लेकिन उनके समुदाय से जुड़े हुए तमाम विधायक या उन लोगों का एक समर्थन जहां जरूरी है वो उन्हें निश्चित रूप से मिलता दिखता है, चाहे वो नैतिक रूप से हो या जिनका वोट है वो होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, जगदीप धनखड़ का जो अब तक का राजनीतिक कैरियर रहा है उसके लिहाज से यहाँ ऐसा लगता है कि राजस्थान का एक और उपराष्ट्रपति एक बार फिर बनने जा रहा है। जी रोमाना जी, तो एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ के पोते का क्या कहना है अपने दादाजी की उम्मीदवारी पर? मनीष शर्मा ने प्रवीण धनखड़ से खास बातचीत की। जगदीप धनखड़ ने अपने केठाना गांव में सामाजिक कार्यों के लिए भी कुछ जगह तय कर रखी है, जैसे कि इस वक्त मैं उनके इस गांव के मकान की एक लाइब्रेरी में हूं। यहां पर स्कूली बच्चे और कोई भी नौजवान जो है वो आकर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं। साथ ही उन्हें जितने स्मृति चिन्ह लगातार मिलते रहे अपने राजनीतिक जीवन में, उन तमाम को यहाँ पर संग्रहित भी किया गया है। कुछ पेंटिंग्स भी हैं, उनमें से कुछ हस्त बनी हुई पेंटिंग्स भी हैं। पोते हैं मेरे साथ इस वक्त प्रवीण, जो उनके रिश्ते में पोते लगते हैं। प्रवीण, ये बताएं आप क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूं, मैं 11th क्लास में हूं, अभी 10th पास की है मैंने। प्रवीण, ये क्या क्या बना रखा है उन्होंने अपने इस घर में? उन्होंने लाइब्रेरी बना रखी है बच्चों के पढ़ने के लिए और उनको गिफ्ट मिले हैं वो रखे हुए हैं और यहाँ पे किताबें रखी हुई हैं और इस साइड में सिलाई केंद्र है जहाँ पे जो गरीब लोग नहीं सीख सकते उनको सिखाया जाता है और यही बनाया हुआ है। और प्रवीण, कितने साल से चल रही है लाइब्रेरी और ये तमाम चीजें? काफ़ी साल हो गए इसको, कम से कम 15-16 साल हो गए। तो यहाँ आते हैं तो लाइब्रेरी वगैरह में रुकते हैं धनखड़ साहब जब आते हैं? हाँ आते हैं, ज़रूर आते हैं इधर और देखते हैं अपनी गिफ्ट को वगैरह को, किताब वगैरह देखते हैं अपने।
तो ये इस तरीके से अपने तमाम स्मृति चिन्हों का उन्होंने संकलन किया है, कुछ पेंटिंग्स भी हैं और इसके अलावा एक सिलाई केंद्र भी है जहां पर गांव की जो महिलाएं हैं जिनके रोजगार का कोई साधन नहीं है उन्हें एक प्रकार से सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो जगदीप धनखड़ के गांव से एबीपी न्यूज की खास रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं। अब आपको लेकर चलते हैं जगदीप धनखड़ के उस स्कूल में जहां उन्होंने 5वीं क्लास तक की पढ़ाई की थी। तब इस स्कूल में सिर्फ 2 कमरे हुआ करते थे, लेकिन अब ये स्कूल इंग्लिश मीडियम के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बदल चुका है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर बनने के बाद जगदीप धनखड़ एक बार अपने स्कूल में आए भी थे। जगदीप धनखड़ की स्कूली शिक्षा वैसे तो सैनिक स्कूल चित्तौड़ में हुई, लेकिन पहली से लेकर कक्षा 5वीं तक की पढ़ाई उन्होंने अपने गांव केठाना के इसी स्कूल में की थी। आप देख सकते हैं ये स्कूल की इमारत, हालांकि आज की तारीख में ये स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में और इंग्लिश मीडियम स्कूल में तब्दील हो चुका है, लेकिन उस वक्त यानी साल 1955 के आसपास यहाँ पर सिर्फ 2 कमरे हुआ करते थे और खुले में बच्चों को पढ़ाया जाता था। इस वक्त स्कूल की प्रिंसिपल हैं सुमन थाकन, इस वक्त हमारे साथ हैं, बात करेंगे। मैडम, कब तक पढ़ते थे जगदीप जी? यहाँ पे उन्होंने पहली से 5वीं तक अपनी शिक्षा ग्रहण की, 1955 से लेके 1959 तक जी 5वीं क्लास जी। अभी उसके बाद कभी उनका इस स्कूल में आना हुआ? उसके बाद उनका गवर्नर बनने के बाद इस स्कूल में आना हुआ है। उस समय मैं यहाँ पे प्रिंसिपल नहीं थी, लेकिन जितना मेरे को सुनने को मिला, बच्चों के लिए बहुत अच्छा संदेश उन्होंने दिया कि मेहनत ही सफलता को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है और बच्चों के प्रति बहुत ही स्नेह की भावना उनके मन में है। इसीलिए वो विद्यालय के विकास में, बच्चों के विकास के लिए हर समय सहयोग को तैयार रहते हैं। अभी कितने बच्चे हैं मैडम यहाँ पर? अभी यहाँ पे लगभग 450 बच्चे हैं। उस वक्त कुछ लिख के गए थे जगदीप जी, जो अपनी विजिटर बुक है उसमें? उन्होंने अपनी विजिटर बुक में स्कूल के लिए मैसेज लिखा था। कौन सी तारीख की बात है मैडम? ये है 30 नवंबर 2019 की। 2019 जी। तब वो गवर्नर है, जैसे आज है तब हाँ, गवर्नर थी। जी जी। तो उस समय बच्चों को उन्होंने संबोधित भी किया जैसा आप बता रही हैं। बिल्कुल। अब आपको और बच्चे को, अभी हालांकि आज तो संडे है, बच्चे नहीं है, लेकिन जब बच्चों को पता चलेगा और वो आएंगे यहाँ, तो आपको क्या लगता है कैसा महसूस करेंगे, या आप इसको किस रूप में बच्चों तक बचाएंगे? ये यदि महसूस करने वाला बताएं तो जो हम महसूस कर रहे हैं वो पूरी तरह से बाहर नहीं बता सकते, लेकिन अपने आप में बहुत बहुत अधिक खुशी की बात है कि एक कर्मचारी के रूप में यदि कहूँ तो मैं ऐसे गांव में काम कर रही हूँ जहां से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री जगदीप जी को एनडीए ने घोषित किया है। और उससे भी बड़ी बात कि जिस विद्यालय में मैं काम कर रही हूँ वो यहाँ के पूर्व विद्यार्थी रह चुके हैं। बच्चों की खुशी की यदि मैं बात कहूँ तो पहले से ही वो बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत थे और अब तो वो एक नए मुकाम पे पहुँच रहे हैं। तो बच्चों को बहुत अधिक प्रेरित करेंगे वो अपने इस मुकाम पे पहुँच के, और बच्चों की खुशी का कोई पार नहीं होगा कि जो हमेशा उनके लिए सहृदय रहते हैं, हमेशा उनके लिए तैयार रहते हैं उनके विकास के लिए, आज उनको ये मुकाम मिलने जा रहा है। जी। तो ये जगदीप धनखड़ का वो स्कूल है जहां पर उन्होंने 5वीं तक की पढ़ाई की और उसके बाद जब वो एक बार गवर्नर रहते हुए इस स्कूल में भी आए और इस बात को उन्होंने अपने स्कूल की विजिटर बुक में भी अंकित किया है। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज, झुंझुनू। तो आपका चैनल एबीपी न्यूज एनडीए के उपराष्ट्रपति प्रत्याशी जगदीप धनखड़ के गांव पहुंचा हुआ है। हम आपको वहां से मनीष शर्मा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं। जगदीप धनखड़ के बचपन के दोस्त हरपाल राव आज भी वहीं झुंझुनू में ही रहते हैं। जगदीप धनखड़ भले ही राजभवन में पहुंच गए हों, लेकिन दोस्ती उनकी अपने पुराने दोस्त से आज भी कायम है। धनखड़ के बाल सका हरपाल सिंह राव एक बार गांव के सरपंच भी रह चुके हैं, इस वक्त मेरे साथ हैं। हरपाल जी, बताइए आपकी कौन सी क्लास से उनके साथ थे आप? 5वीं और 6ठी क्लास और 7वीं क्लास तक। 7वीं में बीच में ही अगस्त सितंबर में उनका सिलेक्शन हो गया चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में, वो हमारे बीच से सैनिक स्कूल चले गए। आप तो फेल भी हो गए थे? हाँ, मैं पहले हो गया था, 6ठी 7वीं में नहीं हुआ, 3री और 4थी में, 5वीं में हुआ। अच्छा, 5वीं में फेल हो गए। हाँ। तो आप पढ़ाई लिखाई में कमजोर थे? पढ़ता नहीं था, कमजोर तो नहीं था दिमाग से तो, लेकिन पढ़ता कम था। और जगदीप जी? जगदीप जी का तो काम ही यही था, पढ़ना, खेलना, हंसी मजाक, मतलब उनकी एक्टिविटी थी ना वो और पब्लिक से, स्टूडेंट से अलग थी। अच्छा, ये बताओ अब आप कब मिले थे उनसे आखिरी मर्तबा? फरवरी 22 में। कहाँ आए थे? या गांव में आए थे किठाड़ जी। क्या बोले आपको? नहीं, उस टाइम तो हमारी यही बस
हंसी मजाक और ये राजी खुशी की यही बात हुई, कोई एक्स्ट्रा बात नहीं हुई। तो गवर्नर लंबे टाइम से आप गए नहीं क्या पश्चिम बंगाल? गए थे। कब गए? 18 जुलाई 2021 को। फिर क्या हुआ वहाँ, कहाँ रुके? हम राजभवन में। राजभवन में जी। कितने लोग गए थे आप? हम 5 व्यक्ति थे। तो कैसा हुआ आपका वेलकम? वेलकम में हमारे को रेलवे स्टेशन पर ही तो गाड़ी आ गई लेने के लिए, और पूरे एडी सिंह, वो एडी होता ना साहब का, वो साथ था, एक और व्यक्ति था कर्मचारी, वो आए। पूरा हमारे को जो पूरा राजभवन था उसमें लाइब्रेरी थी, और जो वो अपने कौन सी लेडीज थी जो ब्रिटेन की राष्ट्रपति थी सलीजा, उसका जो ऊपर का वो था वो दिखाया। लाइव मतलब 3 दिन तक हमें उनके घर ही तो खाना खिलाया और पूरी हमारी वो की। मजा आया आपको? बस बुझो मत, मान तो इतना ने तो आयो, आगे राष्ट्रपति भवन में आ जा तो दूसरी बात। अब तो उपराष्ट्रपति बन गए। हाँ, तो जब ही तो ये हम तो उम्मीद, ये देखिए मैं बताऊं क्या, ये इस इलाके का, इस शेखावाटी का और खास करके इस जिले का सौभाग्य था जो इतनी बड़ी पोस्ट पर गए, अगर हम तो ये मानते हैं। तो अब उपराष्ट्रपति बनने के बाद हरपाल जी जाओगे उनके घर? जरूर, हम तो शपथ ग्रहण पर भी जाएंगे। शपथ ग्रहण जी। गाँव से कितने लोग जा रहे हैं? गांव से ये मान के चलो ज्यादा भी नहीं तो 12-13 तो हमारी गाड़ी में जाएंगे, 15-10 और मतलब 20-30 व्यक्ति जरूर जाएंगे। तो हरपाल सिंह राव जो बाल सखा हैं जगदीप धनखड़ के, एक बार पश्चिम बंगाल में जब वो गवर्नर हैं तो वो राजभवन तक भी जाके आए, और अब गांव के लोग और परिवार के लोग इस तैयारी में हैं कि शपथ ग्रहण समारोह में भी ये तमाम लोग जाएंगे और उनको बधाई देंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मनीष शर्मा, एबीपी न्यूज झुंझुनू। श्रीलंका के विपक्ष के नेता सजित प्रेमदासा ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। सजित प्रेमदासा ने कहा है कि वो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करेंगे। इस इंटरव्यू में सजित प्रेमदासा ने बड़ी बात यह कही है कि संसद में 2/3 से ज्यादा सांसद गोटाबाया राजपक्षे के समर्थक हैं। ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में गोटाबाया राजपक्षे के समर्थक उम्मीदवार को फायदा होगा। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और अब नए राष्ट्रपति के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 19 तारीख को नामांकन होगा और 20 तारीख को होगा चुनाव। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है विपक्ष के बड़े नेता सजित प्रेमदासा साहब। सर, so can you officially confirm us that you are going to file nomination for the presidential election? We as a party and as an alliance decided many days ago that we will be contesting for the position of president. So how confident are you? Do you have a number? Because there are certain figures that are coming out. So are you confident of winning? You have to understand, usually the president is chosen by the voting electorate out of 22 million people. Right now, 225 members of parliament will be choosing the president. Now, the issue here is the present composition of parliament was decided in 2020 August. So you have the executive president Gotabaya Rajapaksa fleeing the country as the president. The legislature is a majority of his supporters. So it is not a fair reflection of the views and aspirations of the people on the ground. So you have to understand the whole issue in that particular context. However, I have put my name forth and we'll see on Wednesday what happens. In fact, we got the information that Ranil Wickremesinghe is also going to file nominations. So how do you see his candidature as a president candidate? Well, he is now part and parcel of the Gotabaya Rajapaksa administration. So basically his winnability is determined by the same MPs who supported Gotabaya Rajapaksa. What's your roadmap for current situation, and how to go forward to take Sri Lanka out of this crisis? Sri Lanka is in a devastated position because of the ill-advised, impractical economic policies implemented by the Gotabaya Rajapaksa administration. Everyone is suffering. The whole system is crumbling. I have always maintained that it is incumbent upon
every member in the international community to help and support the Sri Lankan people. Would you like to give any message or any request to Indian Prime Minister or Indian government, because the situation is definitely very critical here, as you are mentioning? Well, Prime Minister Sri Modi, Honorable Modi, has been very kind and very gracious to support Sri Lanka. And my humble request to Sri Modi and also to the people of India and the government of India is to continue their unstinted support to our motherland. साफ तौर पर साजिद प्रेमदासा, जो कि विपक्ष के, श्रीलंका में विपक्ष के बड़े नेता, राष्ट्रपति पद का जो चुनाव हो रहा है उसमें एक प्रमुख उम्मीदवार के तौर पर सामने आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी अपील की है कि वो जिस तरह से लगातार सहयोग किया जा रहा है वो जारी रखें, क्योंकि श्रीलंका के इस वक्त बेहद बुरे हालात हैं। और रही बात राष्ट्रपति के चुनाव की, तो साजिद प्रेमदासा सर का साफ तौर पर ये कहना है कि देखिए, आज की तारीख में जो सांसद राष्ट्रपति का चुनाव करेंगे वो उसमें से 2/3 ऐसे हैं जो कि गोटाबाया राजपक्षे और महेंद्र राजपक्षे की जो सरकार थी, जो रनिल विक्रमसिंघे जिसमें प्रधानमंत्री थे, उनके समर्थन वाले हैं। ऐसे में चुनाव निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा जो है एक तरीके से चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन फिर भी उस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और अपना नामांकन के लिए तैयार हैं। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलंबो। देखिए, श्रीलंका में हर चीज की कीमत आसमान पर है। न सिर्फ दाम बढ़ गए हैं बल्कि दुकानों में स्टॉक भी अब खत्म हो रहा है। लोग बेहाल हैं। आपको दिखाते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता अंकित गुप्ता की श्रीलंका से एक और रिपोर्ट। श्रीलंका में तमाम जरूरी चीजों की कीमतों में आग लगी हुई है। कीमतें 2 से 3 गुना हो गई हैं और जो जरूरत की चीजें हैं वो किस तरीके से उन पर असर पड़ा है वही दिखाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं एक ऐसे स्टोर में जहां पर घर के जरूरत की तमाम चीजें उपलब्ध हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर खाने पीने की भी है और उसके अलावा भी जो घर में जरूरी सामान होता है वो सब हमको यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर एक शॉप पे हम पहुंचे हैं, एक शख्स हमारे साथ में है। या पीनट बटर earlier 800 900 now 1003। ओके मतलब पहले 800 रुपए का था और अब जो 1300 रुपए है। शुगर earlier 290 now 390। earlier it was 290 per kg, now it's 390 per kg। Okay, and what about spices? earlier 1 kilo 1002, now 2200। ओके, पहले 1200 रुपए का था। दिस इज हाउ मच? 250 ग्राम। पहले 1200 रुपए का 250 ग्राम था, अब जो है 2200 रुपए का 250 ग्राम। सनफ्लावर ऑयल, यहाँ पर सनफ्लावर ऑयल भी है। व्हाट अबाउट द सनफ्लावर ऑयल? earlier 1200 now 1800। ओके, पहले 1200 रुपए की बोतल थी, अब 1800 रुपए की बोतल हो गई, करीबन 50%। मिल्क, यहाँ पर दूध की बहुत कमी है। अगर आपको चाय भी चाहिए ना तो कई बार ये होता है कि बिना दूध की चाय पीनी पड़ती है। बात करते हैं ये जो मिल्क के जो पैकेट्स हैं, इनके जो है वो जो बॉक्सेस हैं, क्या रेट्स हैं? व्हाट्स द प्राइस ऑफ दीज? earlier 245 now 420। earlier 245, पहले 245 रुपए का जो है ये 1 लीटर था, अब जो है 420 रुपए। 420 आंकड़ा काफ़ी रोचक है। पास्ता का इन्होंने जिक्र किया, ये देखिए पास्ता के पैकेट्स हैं, ये जितने पैकेट्स यहाँ रखे हैं बस इतने ही बचे हैं, इसके अलावा नहीं, क्योंकि इंपोर्ट ही नहीं हो रहा है। इंपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए होता है विदेशी मुद्रा भंडार और वो श्रीलंका के पास है नहीं, और उसकी वजह से दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत ये हो रही है कि जो सामान इंपोर्ट होकर के आता है वो तो आ ही नहीं रहा है, और अगर थोड़ा बहुत सामान आ भी रहा है तो उसकी कीमतें लगातार दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। हालत ये है कि कीमतें 2 से 3 गुना बढ़ चुकी हैं और लोग भी जब खरीदारी करने पहुंच रहे हैं तो उनके जहन में भी एक बड़ा फैक्टर है, क्योंकि उनको भी पता है खाना पीना तो ज़रूरी है, लेकिन कैसे कम से कम खाने पीने में कम से कम जो चीज़ों का इस्तेमाल कर अपना काम चलाया जा सकता है। जो शब्द है ना, काम चलाया जा सकता है। इस वक्त श्रीलंका में लोग सिर्फ काम चला ही रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक तरह से उसके बिना गुजारा भी नहीं है। तो जितने में गुजारा हो सकता है लोग गुजारा कर रहे हैं, और ये तस्वीरें तमाम उन जगहों की हैं, ये तस्वीरें तमाम उन दुकानों की हैं जहां पर ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन लोगों के पास में कमाई भी जो सीमित है, उपलब्धता भी सीमित है, लिहाजा सिर्फ यहाँ पर काम ही चला रहे हैं, लोग गुजारा कर रहे हैं कम से कम में जितना मुमकिन हो सकता है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलंबो। तो बेहाल है श्रीलंका का हाल। आर्थिक संकट की वजह से श्रीलंका में फलों की कीमत आसमान पर है। हालत ये हो गई है कि जनवरी की तुलना में फलों की कीमत में 5 गुना तक की बढ़ोतरी अब तक हो चुकी है। श्रीलंका से आपको अंकित गुप्ता की एक और रिपोर्ट दिखाते हैं।
श्रीलंका में महंगाई का क्या असर है, यही जानने के लिए हम पहुंचे हैं एक फ्रूट मार्केट पे। और फ्रूट की जो एक दुकान हमारे सामने है और यहाँ पर मौजूद हैं चंदना, जो कि इस दुकान को चलाते हैं। लेट्स स्टार्ट विद फ्यू फ्रूट्स। गुआवा। Yes, guava is still same price as 600 rupees a kilo. Okay. Yeah. In May it was? May also same price, yeah. Okay. Same and price. In the normal scenario? About 350, 300 a kilo. Almost double. Okay. Yeah. And what about oranges? That's local oranges. Before we are selling 600, 500. Now it's 1,000, 1,200 a kilo. Yeah. What about apple? Apples now very high price now. Now we are selling 1,600. Before it's kilo 350, 400 1 kilo. Yeah. Almost 4 times price. What about papaya? Papaya, but same price. Kilo 250 rupees 1 kilo. 1 kilo. Yeah. Before 100 rupees 1 kilo. Yeah. Okay, almost 2.5 times. What about mangoes? Mangoes before I'm selling kilo 350, 400. Now it's KC is 600 rupees kilo. Okay. And what strawberry? Strawberries is before we are selling 550 1 pack. Now 775 1 pack. Yeah. Okay. In the normal scenario, it was 550. Yeah, 550. Yeah. Coconut. Coconut we are selling before 60 rupees, 70 rupees. Now 150 1 piece. Almost double. Okay. तो देखिए कुछ इस तरीके से तस्वीरें हैं जहाँ पर जो कमोवेश जो फल हैं उनकी कीमतें बढ़ी हुई हैं पहले की तुलना में 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तो है ही, लेकिन सेब ऐसे जो फल हैं उनकी कीमत तो 4 गुना से ज़्यादा हो चुकी है। और फिलहाल जो दुकानदार चंदना है वो ये कह रहे हैं कि पिछले दो महीनों में लगभग कीमतें एक तरह की बनी हुई हैं, यानी कि जब हम मई में आए थे तब भी कुछ इसी तरीके की कीमतें थी, अब जुलाई में भी उसी तरीके की कीमतें, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में कुछ स्थिति सुधर सकती है। लेकिन निश्चित तौर पर महंगाई इस वक्त भी अपने चरम पर है और उसकी वजह यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आग लगी हुई है। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, कोलंबो। और आइए फिर से जरा देश की खबरों का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर इस वक्त मध्य प्रदेश से आ रही है। मध्य प्रदेश में 11 नगर निगम चुनाव के नतीजों का दिन आज। 11 नगर निगम में से 7 पर बीजेपी जीत रही है, 3 पर कांग्रेस जीत रही है और सिंगरौली में बड़ा उलटफेर, न कांग्रेस न बीजेपी, आम आदमी पार्टी ने मेयर का चुनाव जीत लिया है सिंगरौली में। भोपाल से एबीपी न्यूज़ संवाददाता ब्रजेश राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं ब्रजेश से कि वो बड़े नगर निगम जो हैं जिसमें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर का इंतजार किया जा रहा था, उनकी तस्वीर साफ हो रही है अब? बिल्कुल माना, दरअसल मध्य प्रदेश में जो 11 नगर निगमों के जो परिणाम आए हैं बहुत हैरान करने वाले हैं। पिछली बार तो इन 11 में 11 बीजेपी का कब्जा था, मगर अब कांग्रेस ने संग लगाई है, बीजेपी के किले में आम आदमी पार्टी ने संग लगाई है। आम आदमी पार्टी ने सिंगरौली का जो मेयर सीट है 10,000 वोटों से जीती है और जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने भी 3 सीटें जीती हैं। ग्वालियर में अब बढ़त पे है, छिंदवाड़ा, जबलपुर में अपने जीत दर्ज की है। उसके अलावा जो और जगहों पर भी वो अच्छी खासी मार्जिन से कांग्रेस ने जीत हासिल की है। बाकी 2 सीटें जो कांग्रेस आ रही है, उज्जैन 400 वोटों से, बुरहानपुर 400 वोटों से, तो बहुत नैरो मार्जिन सी। आप देख सकते हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता बाहर हैं अभी और जश्न मना रहे हैं। राजू जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के महासचिव। राजू जी, क्या लग रहा है, ये कितनी बड़ी जीत है ये? देखिए, निश्चित रूप से बहुत बड़ी जीत है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही कार्यकर्ताओं की पार्टी रही है। हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में जिस तरह से नगरीय निकाय के चुनाव हुए, जिस तरह से उनका सिस्टम बनाया था उन्होंने बहुत सभी नगरीय निकायों में उन्होंने जाकर अपना प्रचार किया। मैं समझता हूं कि जहां 2014 में एक भी नगर निगम में हमारे महापौर नहीं थे, आज हमारे 3 नगर निगम में क्लियर महापौर जीते हैं और भारी मतों से जीते हैं। ग्वालियर में भारी जीत हुई है, जबलपुर में भारी जीत हुई है और सबसे बड़ी जीत हमारी छिंदवाड़ा में हुई है कि एक ऐसे नौजवान साथी को कमलनाथ जी ने नेतृत्व दिया है महापौर का कि बहुत कम उम्र का है वो। जी, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो ओवैसी की पार्टी ने इस बार चुनाव लड़ा था तो 4 पार्षद ओवैसी की पार्टी के जीते हैं। आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है। आम आदमी पार्टी के ग्वालियर चंबल इलाके में 12 पार्षद जीते हैं। सिंगरौली में भी तकरीबन 10 पार्षद जीते हैं और कांग्रेस ने तो अपना खाता खोल लिया है 2014 के बाद पहली बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम अपडेट्स के लिए ब्रजेश। खबर छत्तीसगढ़ से है और सवाल ये कि क्या छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? दरअसल कल राज्य के कद्दावर मंत्री टीएस सिंहदेव ने पंचायती राज विभाग के मंत्री पद से इस्तीफा देकर खलबली मचा दी। सिंहदेव ने अपनी ही सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए और अब भूपेश बघेल खेमा भी सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगा रहा है। तो क्या महाराष्ट्र की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बगावत की आग सुलग रही है? ये रिपोर्ट देखिए आप।
जो महाराष्ट्र में हुआ वही छत्तीसगढ़ में भी होगा। महाराष्ट्र से ज्यादा खराब स्थिति छत्तीसगढ़ में है। पहली बार कोई बोला है, अब मुझे लगता है इनके साथ देने के लिए सब दुखी है अंदर ही अंदर। पीड़ा को व्यक्त पहली बार किसी ने किया है, अब अभिव्यक्ति होगी और इसी प्रकार पदों से इस्तीफा होगा। कहते हैं सत्ता में मजबूरी और मजबूती के बीच बारीक फर्क होता है। ये फर्क कुर्सी से दूरी के हिसाब से मिटता बनता रहता है। छत्तीसगढ़ में सरकार तो कांग्रेस की है, लेकिन भूपेश बघेल की सत्ता का सिंहासन अब तक डोलता ही रहा है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की मुख्यमंत्री बनने की चाहत और भूपेश बघेल की उनको कुर्सी से दूर रखने की कोशिश ने अब सरकार को ही खतरे में डाल दिया है। बीजेपी कांग्रेस में कुर्सी की इस खींचतान में बयानों का घी डालकर आग और भड़का रही है। ये अपने कर्मों से जाने वाले हैं। एक ईंट जब खिसकता है तो दूसरे ईंट भी खिसकेगा। जो पीड़ा उसकी है वो भूपेश टीएस सिंहदेव का, वही कोरबा का दुख है, वही अन्य मंत्रियों का दुख है। तो मुझे लगता है एक एक करके सब धीरे धीरे सामने आएंगे, क्योंकि सारे अधिकार रूल ऑफ बिजनेस से काम हो ही नहीं रहा। टीएस सिंहदेव ने पंचायत विभाग से इस्तीफा देकर ये साफ कर दिया है कि सरगुजा के राजा राज तिलक के लिए आखिरी युद्ध लड़ने के मूड में हैं। सत्ता की लड़ाई अभी नहीं तो कभी नहीं वाले मोड़ की तरफ मुड़ गई है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस्तीफा देकर सिंहदेव आला कमान को ये संदेश देना चाहते हैं कि महाराष्ट्र में शिंदे ने जो किया वो सरगुजा के महाराजा भी कर सकते हैं, या फिर ये लड़ाई की आखिरी कोशिश मात्र है। ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि टीएस सिंहदेव ने एक विभाग छोड़ा है, सत्ता नहीं। अभी भी वो स्वास्थ्य मंत्री बने हुए हैं, लेकिन चिट्ठी में उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर बड़े बड़े आरोप जड़े हैं और मुख्यमंत्री का कहना है कि चिट्ठी मिली नहीं, जानकारी मीडिया से मिली है, फोन लगाया पर वो लगा नहीं। मुझे मीडिया के माध्यम से पता चला है, मुझे पत्र नहीं मिला है। सब तालमेल है और जो कुछ भी बात है आपस में बैठ के तय कर लेंगे। सत्ता में साजिशें, संभावनाएं और समीकरण जब एक साथ बैठता है तो राजयोग बनता है। छत्तीसगढ़ में जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उम्मीदों के दामन के एक छोर भूपेश बघेल तो दूसरी ओर टीएस सिंहदेव थे। टीएस सिंहदेव का दावा है कि मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल की डील हुई थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान और भूपेश बघेल कहते हैं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बस यहीं से टीएस सिंहदेव का सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हो गया। 2021 में जुलाई में बघेल के एक करीबी विधायक ने आरोप लगाया कि टीएस सिंहदेव ने उन पर हमला करवाया है। विधायक पर कार्रवाई की मांग को लेकर टीएस सिंहदेव सदन से निकल गए और कहा कि जब तक कार्रवाई नहीं तब तक सदन नहीं जाऊंगा। उसी साल जब टीएस सिंहदेव ने अक्टूबर में दिल्ली में डेरा डाला तो भूपेश बघेल ने दिल्ली में विधायकों की परेड करा के अपनी ताकत दिखा दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास संख्या बल है, तो वहीं टीएस सिंहदेव इस उम्मीद पर बैठे हुए हैं कि एक बार अगर आला कमान नजरें इनायत कर दे तो वो मुख्यमंत्री बन जाएं। इस खींचतान का क्या होगा ये तो तय हो जाएगा, लेकिन एक बात तो अभी से तय है कि अगर इस बगावत को रोकने में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कामयाब होते हैं तो टीएस सिंहदेव का मुख्यमंत्री बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं दिन की एक और बड़ी खबर के साथ। तमिलनाडु में एक स्कूली छात्रा की संदिग्ध मौत से कुल्लाकुरिची धधक उठा। छात्रा की मौत ने तमिलनाडु के एक बड़े स्कूल पर सवालिया निशान लगा दिया है। तस्वीरें तमिलनाडु के कल्लाकुरिची की हैं, जो धू धू कर जल रही हैं वो स्कूल की बसें हैं। ट्रैक्टर से जो तोड़ी जा रही हैं वो भी स्कूल बसें हैं। सड़क से लेकर स्कूल तक लोगों का ये गुस्सा इसलिए फूटा है क्योंकि 12वीं क्लास की एक छात्रा की मौत हो गई है। स्कूल पर जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद गंभीर हैं। 12 जुलाई की रात छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मरने से पहले छात्रा ने एक नोट में स्कूल के 2 टीचर्स पर टॉर्चर करने का आरोप लगाया। छात्रा की मौत की गुत्थी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से और उलझ गई, क्योंकि रिपोर्ट में आया कि छात्रा की मौत गंभीर चोट की वजह से होने वाले हेमरेज से हुई। चोट की वजह से छात्रा गहरे सदमे में थी, ये भी मौत की वजह रही। हालांकि मौत की असली वजह विसरा रिपोर्ट के बाद ही साफ होगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आते ही परिजनों और स्थानीयों का गुस्सा फूट पड़ा। नतीजा
सैकड़ों की भीड़ ने ट्रॉली ट्रैक्टर के साथ स्कूल पर धावा बोल दिया। भीड़ को काबू करने की कोशिश में कई पुलिस वालों के भी घायल होने की खबर है। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। और अब वो खबर जिसने हर हिंदुस्तानी के लिए रविवार मतलब आज के दिन को खिताबी वार बना दिया। बैडमिंटन में भारत की गोल्डन गर्ल पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन का खिताब अपने नाम किया। इसके साथ ही उन्होंने पूरे देश को एक और गोल्ड मेडल देने का वादा भी कर दिया है। It's gone wide and a third title of the year for Pusana Venkata Sindhu. बैडमिंटन में भारत की सुपरस्टार पीवी सिंधु ने एक बार फिर विश्व पटल पर तिरंगे की शान बढ़ाई है। बैडमिंटन की दुनिया में ग्रैंड स्लैम माने जाने वाले सुपर 500 टूर्नामेंट सिंगापुर ओपन में सिंधु ने चीनी बादशाहत को चकनाचूर कर दिया। सिंधु ने फाइनल में चीन की वांग जी को 21-9, 11-21 और 21-15 से हराया। सिंधु ने पहली बार सिंगापुर ओपन का खिताब जीता है। इससे पहले साइना नेहवाल ने 2010 में सिंगापुर ओपन खिताब जीता था। इस साल कॉमनवेल्थ खेलों से पहले पीवी सिंधु शानदार फॉर्म में है और ये इस साल उनका तीसरा खिताब है। इससे पहले सिंधु ने मार्च में स्विस ओपन खिताब जीता था जो सुपर 300 टूर्नामेंट था। उससे पहले 2022 के पहले महीने में सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट अपने नाम किया था। पीवी सिंधु इस समय दुनिया में 7वें रैंक की महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है। 2 बार की ओलंपिक सिल्वर मेडल विजेता पीवी सिंधु इस बार कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड की सबसे तगड़ी दावेदार है। कॉमनवेल्थ खेल 28 जुलाई से इंग्लैंड में शुरू होंगे। पिछली बार 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिंधु को सिल्वर से संतोष करना पड़ा था। तब फाइनल में उन्हें साइना नेहवाल ने हराकर गोल्ड जीता था। लेकिन इस बार पीवी सिंधु मेडल का रंग गोल्डन करने के लिए कमर कस चुकी हैं। इन खेलों से पहले सिंगापुर ओपन की खिताबी जीत निश्चित तौर पर पीवी सिंधु का मनोबल 7वें आसमान पर ले जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।